बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम सबक नंबर 3 जमा और तफरीक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 3 की जो 13वीं मश्क है, जो प्रॉब्लम सेट 13 है, तो आज हम प्रॉब्लम सेट 13 के सवालात को डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने इस सबक में जो सवालात हल किए हैं, तो उन तमाम सवालात में हर सवाल में हमको या तो जमा का अमल करना था या तफरीक का अमल करना था। हर सवाल में हमको नंबर्स को ऐड करना था या नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, लेकिन बच्चों इस मश्क में खास बात यह है कि इस मश्क के जितने भी सवालात हैं, तो इस मश्क के तमाम सवालात में हमको दोनों भी अमल करना है, जमा का भी अमल करना है और तफरीक का भी अमल करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस मश्क के जो सवालात है उनको डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, मश्क नंबर 13 का पहला सवाल क्या है? मश्क नंबर 13 का पहला सवाल है, महकमे जंगलात ने खेर के 23,078 दरख्त, बहीड़ा के 19,476 दरख्त और कुछ दीगर इकसाम के दरख्त लगाए। अगर महकमे जंगलात ने कुल 50,000 दरख्त लगाए हो तो दीगर इकसाम के कितने दरख्त लगाए गए? ठीक है बच्चों, इस सवाल में क्या दिया गया है कि इस सवाल में ये दिया गया है कि महकमे जंगलात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खेर के 23,078 दरख्त लगाए। ठीक है, खेर का क्या मतलब है बच्चों? खेर ये दरख्त की किस्म है। ठीक है, इसी तरह से बहीड़ा भी एक दरख्त की किस्म है। ठीक है, तो इस सवाल में वो कह रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने महकमे जंगलात ने खेर की किस्म की जो दरख्त है वो कितने लगाए? 23,078। और बहीड़ा के किस्म के कितने दरख्त लगाए? 19,476। और इसी तरह से कुछ दीगर इकसाम के भी दरख्त लगाए। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर महकमे जंगलात ने कुल 50,000 दरख्त लगाए हो तो दीगर इकसाम के कितने दरख्त लगाए गए, ये मालूम कीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये मालूम करने के लिए कि महकमे जंगलात ने खेर के दरख्त और बहीड़ा के दरख्त के अलावा दीगर इकसाम के कितने दरख्त लगाए, हमको क्या करना होगा? हमको इस सवाल में जमा का भी अमल करना होगा और तफरीक का भी अमल करना होगा। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि इस मश्क के जितने भी सवालात हैं, उन सवालात को हल करने के लिए हमको दो अमल करना है, जमा का भी अमल करना है, तफरीक का भी अमल करना है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमको कौन से आदात की जमा करना है और कौन से आदात की तफरीक करना है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल में जो मालूमात दी गई है उसको थोड़ा हम लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, इस सवाल में क्या दिया गया है? इस सवाल में दिया गया है कि खेर के कितने दरख्त लगाए गए? 23,078। ठीक है, इसी तरह से बच्चों बहीड़ा के कितने दरख्त लगाए गए? बहीड़ा के दरख्त लगाए गए 19,476। ठीक है, और इसी तरह से बच्चों हमको यहाँ पर ये मालूमात दी गई है कि कुल मिलाकर 50,000 दरख्त लगाए गए। कुल मिलाकर महकमे जंगलात ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कितने दरख्त लगाए? 50,000। ठीक है, 50,000। ये मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, अब बच्चों 50,000 में से उन्होंने खेर के कितने दरख्त लगाए? 23,078। और 50,000 में से ही उन्होंने बहीड़ा के कितने दरख्त लगाए? 19,476। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने 50,000 में से 23,078 खेर के दरख्त लगाए और 50,000 में से ही 19,476 ये बहीड़ा के दरख्त लगाए। अब वो हमसे ये कह रहे हैं कि 50,000 में से दीगर इकसाम के, यानी खेर के दरख्त और बहीड़ा के दरख्त को छोड़कर जो दीगर इकसाम के दरख्त लगाए गए वो कितने हैं, मालूम कीजिए। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हमको क्या करना होगा कि 50,000 में से दीगर इकसाम के दरख्त कितने लगाए गए, ये मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा? ये मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा? 50,000 में से खेर के दरख्त को भी निकालना होगा और 50,000 में से बहीड़ा के दरख्त को भी निकालना होगा। तो इस तरह से जब हम 50,000 में से खेर के दरख्तों को और बहीड़ा के दरख्तों को अगर निकाल देंगे, तफरीक कर देंगे, तो 50,000 में से कौन से दरख्त बचेंगे? दीगर इकसाम के दरख्त बचेंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों इस तरह से 50,000 में से खेर के दरख्तों को अलग से निकालने से और इसी तरह से बहीड़ा के दरख्तों को 50,000 में से अलग से निकालने से क्या होगा? थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, खेर के दरख्तों की और बहीड़ा के दरख्तों की तादाद की जमा कर देंगे और फिर एक साथ हम खेर के और बहीड़ा के दरख्तों को 50,000 में से निकाल देंगे, तफरीक कर देंगे। तो इस तरह से हमको 50,000 में से दीगर इकसाम के कितने दरख्त लगाए गए ये आसानी से मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, खेर के दरख्तों की और बहीड़ा के दरख्तों की जमा कर लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों आदात की जमा कर लेता हूँ। यहाँ पर हम जमा की अलामत को लिख लेंगे, ठीक है। अब बच्चों हम इन दोनों आदात की जमा करेंगे, तो दोनों आदात की जमा करने के लिए हम दाएं तरफ से, राइट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है बच्चों, 8 और ये 6, 8 और 6 कितने होते हैं, 14। तो 14 की हम यहाँ 4 लिखेंगे, हासिल के तौर पर 1 को यहाँ लिखेंगे। अब इन आदात की जमा करेंगे, तो ये 7 और ये 7 14, और हासिल के तौर पर 1 15, 15 के 5, हासिल के तौर पर 1। अब इन आदात की जमा करेंगे, 4 और ये सिफर 4, और हासिल के तौर पर 1 5, यहाँ पर ये आ जाएगा 5। अब ये 9 और 3 12, 12 के 2, हासिल के तौर पर 1 2, और ये 3, और हासिल के तौर पर ये 1 4, ठीक है। तो इस तरह खेर के दरख्तों की और बहीड़ा के दरख्तों की कुल तादाद कितनी आ गई, 42,554, ठीक है। अब बच्चों ये क्या है, 42,554, 42,554 ये है खेर और बहीड़ा के दरख्तों की कुल तादाद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये खेर और बहीड़ा के दरख्तों की जो कुल तादाद है उसको हम 50,000 में से, कुल दरख्तों की जो तादाद है 50,000, इसमें से हम खेर और बहीड़ा के दरख्तों की कुल तादाद को निकाल देंगे। तो इस तरह से हमको ये पता चल जाएगा कि 50,000 में से दीगर इकसाम के कुल कितने दरख्त लगाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दरख्तों की कुल तादाद। तो दरख्तों की कुल तादाद कितनी है, 50,000। इसमें से हमको क्या करना है, कुल दरख्तों की तादाद में से हमको खेर और बहीड़ा के कुल दरख्तों की तादाद को तफरीक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये मालूम कर सकते हैं कि 50,000 में से दीगर इकसाम के कितने दरख्त लगाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन आदाद की तफरीक करना है, ठीक है। तो यहाँ हम दाएं तरफ से शुरुआत करेंगे, ये सिफर में से 4 को तफरीक करना है, तो सिफर में से 4 को तफरीक नहीं किया जा सकता, तो हम बाएं तरफ के जो हिंसे उनसे उधार लेंगे। लेकिन यहाँ पर बाएं तरफ की जो हिंसे है, दाहे की जगह पर, सैकड़े की जगह पर और हजार की जगह पर, यहाँ पर भी सिफर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10,000 के मकाम पर जो 5 है उससे एक उधार लेंगे, तो ये बन जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने 5 से जो एक उधार लिया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इस सिफर में उसको नहीं मिलाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, ये जो हजार, सैकड़ा और दहाई के मकाम पर ये जो सिफर है, तो उनमें हम पहले एक को मिलाएंगे, ठीक है। बच्चों हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों हमको यहाँ पर भी तफरीक का अमल करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सिफर है तो इनको हम पहले से ही बड़ा बना देंगे, ठीक है, ताकि हम आसानी से यहाँ पर तफरीक का अमल कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले एक को मिला देता हूँ, तो ये बन जाएंगे 10। फिर यहाँ से मैं एक को निकाल कर क्या करता हूँ, यहाँ इस सिफर में मिला देता हूँ, तो ये बन जाएगा 10। फिर यहाँ से एक निकाल कर फिर मैं यहाँ इस सिफर में मिला देता हूँ, तो ये भी बन जाएगा 10। फिर इसमें से एक को निकाल कर इस सिफर में हम मिला देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 10, ठीक है। अब 10 में से 4 को तफरीक करेंगे तो कितने आएंगे, 6। फिर ये 9 में से 5 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे, 4। ये 9 में से 5 को तफरीक करने पर 4 बचेंगे। ये 9 में से 2 को तफरीक करने पर 7 बचेंगे, और 4 में से 4 को तफरीक करने पर सिफर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने कुल दरख्तों की तादाद में से, यानी 50,000 में से खेर और बहीड़ा के कुल दरख्तों की तादाद को तफरीक कर दिया, तो हमारे पास क्या जवाब आया, 7,446, 7,446। तो इसका मतलब क्या हुआ कि महकमे जंगलात ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खेर और बहीड़ा के दरख्तों के अलावा जो दरख्त लगाए थे, तो उन दरख्तों की तादाद कितनी थी, 7,446। तब हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देंगे कि 7,446 दीगर इकसाम के दरख्त लगाए गए, ठीक है। तो इस तरह बच्चों सवाल नंबर 1 को हमने हल कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 1 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 2 को देखते हैं। अब बच्चों सवाल नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं कि एक शहर की आबादी 37,04,926 है, उसमें मर्दों की तादाद 11,24,069 है, उसमें मर्दों की तादाद उसमें मर्दों की तादाद 11,24,069 और औरतों की तादाद 10,96,478 है, बाकी बच्चे हैं, तो उस शहर में बच्चों की तादाद कितनी है, ठीक है। बच्चों सवाल नंबर 2 में क्या दिया गया है कि एक शहर की आबादी कितनी है, 37,04,926, और 37,04,926 में से मर्दों की तादाद कितनी है, 11,24,069, और औरतों की तादाद कितनी है, 10,96,478।
तो इस तरह 37,04,926 में से 11,24,069 ये मर्द है और 10,96,478 ये औरतें हैं और बाकी क्या है बच्चों, बाकी है बच्चे। यानी 37,04,926 में से इतने मर्द है, इतनी औरतें हैं और बाकी जो तादाद है वो क्या है, बच्चों की है। ठीक है, तो अब हमको क्या मालूम करना है कि उस शहर की जो कुल आबादी है 37,04,926, तो इसमें बच्चों की तादाद कितनी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, इस सवाल को हल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस सवाल में जो मालूमात दी गई है उसको पहले लिख लेता हूँ। इस सवाल में जो मालूमात दी गई है उसको अगर हम लिख लेंगे तो हम आसानी से समझ सकेंगे कि किन आदाद की जमा करना है और किन आदाद की तफरीक करना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक शहर की आबादी कितनी है, 37,04,926। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इस शहर की कुल आबादी कितनी है, 37,04,926। ठीक है, इस शहर की कुल आबादी में से वो कह रहे हैं कि मर्दों की तादाद कितनी है, मर्दों की तादाद है 11,24,069। ठीक है, इसी तरह से इस कुल आबादी में से औरतों की तादाद कितनी है, औरतों की तादाद है 10,96,478। ठीक है, अब बच्चों ये कह रहे हैं कि 37,04,926 में से मर्दों की तादाद तो इतनी है और औरतों की तादाद ये है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से जो बाकी आबादी है 37,04,926 में से बाकी जो तादाद बची हुई है वो किनकी है, वो बच्चों की है। तो हमको 37,04,926 में बाकी जो तादाद बची हुई है बच्चों की वो कितनी है मालूम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो कुल आबादी है शहर की, ये जो कुल आबादी है, तो इस कुल आबादी में से हम क्या करेंगे, मर्दों की तादाद को भी निकाल देंगे और औरतों की भी तादाद को निकाल देंगे। ठीक है, तो जब हम इस कुल आबादी में से मर्दों की और औरतों की तादाद को निकाल देंगे, तफरीक कर देंगे, तो कुल आबादी में से कौन सी तादाद बचेगी, कुल आबादी में से सिर्फ बच्चों की तादाद बच जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बच्चों की तादाद को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों इस कुल आबादी में से मर्दों की तादाद को और औरतों की तादाद को अलग अलग निकालने की बजाय हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की जमा कर देंगे और फिर एक साथ मर्दों की और औरतों की तादाद को इस कुल आबादी में से निकाल देंगे। ठीक है, अगर आप कुल आबादी में से मर्दों की तादाद को अलग से निकालेंगे फिर औरतों की तादाद को अलग से निकालेंगे तो काफी वक्त लग जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की, मर्दों की और औरतों की तादाद की जमा कर लेंगे और फिर एक साथ हम इस कुल आबादी में से मर्दों की और औरतों की कुल तादाद को निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बच्चों की कुल तादाद मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इन आदाद की जमा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इन आदाद की जमा करना है। ठीक है, तो पहले हम इकाई के मकाम पर जो हिस्से है, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 9 + 8, 9 + 8 इज 17, 17 के 7 को यहाँ लिखेंगे, 1 को एज ए कैरी यहाँ पर हासिल के तौर पर दाहे के मकाम पर लिखेंगे। ठीक है, अब टेंस प्लेस पर जो डिजिट्स है उनको ऐड करेंगे, 7 + 6 इज 13, 13 + 1 इज 14, 14 के 4 को यहाँ लिखेंगे, 1 को एज ए कैरी हंड्रेड्स प्लेस पर लिखेंगे। अब हम इन डिजिट्स को ऐड करेंगे, 4 + 0 इज 4, 4 + 1 इज 5। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 5। अब हम इन डिजिट्स को जो थाउजेंड्स प्लेस पर है उनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये 6, 6 + 4 इज 10, 10 के 0 को यहाँ लिखेंगे, 1 को एज ए कैरी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब हम इन डिजिट्स को 9, 2 और ये 1 को ऐड करेंगे, तो 9 + 2 इज 11, 11 + 1 इज 12, 12 में से 2 को यहाँ लिखेंगे, 1 को एज ए कैरी यहाँ लिखेंगे। अब इन डिजिट्स को ऐड करेंगे, अब ये 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 2। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये 1 + 1 इज 2। ठीक है, तो इस तरह से मर्दों की तादाद और औरतों की तादाद को जमा करने पर क्या आ गया, 22,20,547, 22,20,547। ठीक है, तो इस तरह से मर्दों की और औरतों की कुल तादाद क्या आ गई है, 22,20,547, 22,20,547। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो कुल आबादी है शहर की, जो कुल आबादी है 37,04,926, इसमें से मर्दों की और औरतों की जो कुल तादाद है
इसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो जब हम कुल तादाद में से, कुल आबादी में से हम मर्दों की और औरतों की कुल तादाद को निकाल देंगे तो उसमें से किसकी तादाद बचेंगी, बच्चों की तादाद बचेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बच्चों की तादाद मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, कुल तादाद में से मर्दों की और औरतों की जो तादाद है उसको तफरीक कर देंगे। तो इस तरह से हम जब कुल तादाद में से मर्दों की और औरतों की तादाद को निकाल देंगे तो हमारे पास बच्चों की तादाद आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कुल तादाद। कुल तादाद कितनी बच्चों, 37,04,926। ठीक है, हमें क्या करना है, कुल तादाद में से मर्दों की और औरतों की कुल तादाद को निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मर्दों और औरतों की तादाद। मर्दों और औरतों की तादाद कितनी है, 22,20,547। ठीक है, हम इनको तफरीक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले तफरीक की ये अलामत लगा देता हूँ। अब हमें यहाँ पर तफरीक का अमल करना है, तो पहले वंस प्लेस पर जो डिजिट्स है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 6 - 7, 6 - 7, यहाँ पर 6 में से 7 को निकालना है, लेकिन 6 में 7 को नहीं निकाला जा सकता तो हम यहाँ से उधार लेंगे। तो ये 2 बनेगा 1 और 6 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा 16। ठीक है, अब 16 में से 7 को निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 9। अब यहाँ 1 में से 4 को निकालना है, लेकिन 1 में से 4 को नहीं निकाला जा सकता तो यहाँ से बोरो करेंगे। तो 9 बन जाएगा 8, 1 बन जाएगा 11। अब 11 में से 4 को निकालेंगे तो बचेंगे 7। ये 8 में से 5 को निकालेंगे तो बचेंगे 3। 4 में से 0 को निकालेंगे तो बचेंगे 4। अब ये 0 में से 2 को निकालना है, लेकिन 0 में से 2 को नहीं निकाला जा सकता, इसलिए यहाँ से उधार लेंगे। तो 7 बन जाएगा 6 और 0 बन जाएगा 10। अब ये 10 में से 2 को निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। ठीक है, अब ये 6 में से 2 को निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 4। और ये 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचेंगे, 1। ठीक है, तो अब बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शहर की जो कुल आबादी थी 37,04,926, तो शहर की कुल आबादी में से बच्चों की तादाद कितनी है, 14,84,379। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि शहर में बच्चों की तादाद कितनी है, 14,84,379, 14,84,379। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने सवाल नंबर 2 को भी डिटेल में समझा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवालात अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि एक कारखाने के इंतजामिया के पास मजदूर फलाह व बहबूद की मद की सूरत में 25,40,600 रुपए थे। उसमें से 12,37,865 रुपए तिब्बी अखराजात के तौर पर खर्च किए गए और 8,42,317 रुपए मजदूरों के बच्चों की तालीम पर खर्च किए गए और बाकी रकम कैंटीन के लिए महफूज रखी गई। तब कैंटीन के लिए कितने रकम महफूज रखी गई। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं कि एक कारखाने के इंतजामिया के पास, एक कारखाना है, उसके जो मालिक है तो उनके पास जो है वहां जो काम करने वाले जो मजदूर है तो उनकी फलाह व बहबूद के लिए, उनकी तरक्की के लिए उनके पास कुछ रकम है और वो रकम कितनी है, 25,40,600 रुपए। ठीक है, और फिर आगे वो कह रहे हैं कि उसमें से यानी 25,40,600 रुपए में से उन्होंने क्या किया, 12,37,865 रुपए को तिब्बी अखराजात के तौर पर खर्च किए। बच्चों तिब्बी अखराजात का क्या मतलब है, तिब्बी अखराजात का मतलब यह है कि वो खर्च जो सेहत के लिए यानी इलाज और मुआलजे के लिए जो खर्च किया जाता है उसको कहा जाता है तिब्बी अखराजात। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं कि कारखाने के मालिकों ने जो उन्होंने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए जो रकम रखी थी 25,40,600 रुपए, तो उसमें से 12,37,865 रुपए उन्होंने क्या किया, उनके सेहत के लिए खर्च किए। ठीक है, और इसी तरह से उन्होंने ये जो कुल रकम है 25,40,600 रुपए, तो उसमें से उन्होंने 8,42,317 रुपए उनके बच्चों की तालीम के लिए यानी मजदूरों के बच्चों की तालीम के लिए खर्च किए। ठीक है, और बाकी रकम कैंटीन के लिए महफूज रखी, यानी 25,40,600 रुपए में से 12,37,865 और 8,42,317 रुपए खर्च करने के बाद जो रकम बची उसको उन्होंने क्या किया, कैंटीन के लिए
कैंटीन के लिए महफूज रखा। तो हमको यहाँ पर ये मालूम करना है कि उन्होंने कैंटीन के लिए कितनी रकम महफूज रखी थी। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल में जो मालूमात दी गई है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस सवाल में सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कारखाने के इंतजामिया ने मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए कुल मिलाकर कितनी रकम महफूज रखी थी, 25,40,600। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि कारखाने ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए कुल रकम कितनी रखी, 25,40,600। ठीक है, अब बच्चों कारखाने के इंतजामिया ने 25,40,600 रुपए में से तिब्बी अखराजात के तौर पर कितने रुपए खर्च किए, 12,37,865। और इसी तरह से मजदूरों के बच्चों की तालीम पर कितना खर्च किया, 8,42,317। 8,42,317। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पर इस सवाल में जो मालूमात दी गई थी उसको यहाँ पर लिख लिया है। इस सवाल में क्या मालूमात दी गई थी कि एक कारखाने के इंतजामिया ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए 25,40,600 रुपए उन्होंने रखे थे। इस रकम में से उन्होंने तिब्बी अखराजात के तौर पे कितनी रकम खर्च की, 12,37,865। और बच्चों की तालीम पर कितना खर्च किया, 8,42,317। ठीक है, अब बच्चों हमको यहाँ पर ये मालूम करना है कि 25,40,600 रुपए में से उन्होंने कैंटीन के लिए कितनी रकम महफूज रखी थी। ठीक है, तो बच्चों 25,40,600 में से तो उन्होंने तिब्बी अखराजात के तौर पर इतनी रकम खर्च कर दी और इसी तरह से बच्चों की तालीम पर इतनी रकम खर्च कर दी। अब बच्चों 25,40,600 में से जो बकिया रकम है, तो वो जो बकिया रकम है वो रकम कैंटीन के लिए महफूज रखी गई है। तो हमको क्या करना है, वो बकिया रकम मालूम करना है जो कैंटीन के लिए महफूज रखी गई। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, 25,40,600 में से ये तिब्बी अखराजात को निकाल देंगे। इसी तरह से हम 25,40,600 में से बच्चों की तालीम पर जो खर्च किया गया उसको भी निकाल देंगे। तो जब हम 25,40,600 में से ये तिब्बी अखराजात और बच्चों की तालीम पर जो खर्च किया गया उसको निकाल देंगे, तो जो रकम बचेगी तो वो रकम क्या होगी, वो रकम होगी कैंटीन के लिए महफूज की गई रकम। ठीक है, लेकिन बच्चों इस तरह से अगर हम 25,40,600 में से तिब्बी अखराजात को अलग से निकालेंगे और फिर बच्चों की तालीम के खर्च को अलग से निकालेंगे तो काफी वक्त लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तिब्बी अखराजात और बच्चों की तालीम पर जो खर्च किया गया इन दोनों को पहले जमा कर देंगे और फिर एक साथ हम इस कुल रकम में से उसको निकाल देंगे। तो इस तरह से हम आसानी से कैंटीन के लिए जो रकम महफूज की गई उसको मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों आदत की जमा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इन दोनों आदत की जमा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले ये 5 और ये 7 की जमा करेंगे। ठीक है, तो ये 7 और ये 5 12, 12 के 2 हासिल के तौर पर 1, ये 6 और 1 7 और हासिल के तौर पर 1 8, ये 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल के तौर पर 1, ये 7 और 2 9 और ये 1 10, 10 का 0 हासिल के तौर पर 1, ये 4 और 3 7 और ये 1 8। ठीक है, अब ये 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल के तौर पर 1, ये 1 और 1 2। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 25,40,600 में से कुल कितने खर्च हो गया, कुल खर्च हुआ 20,80,182। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, 25,40,600 में से 20,80,182 इस रकम को जो खर्च हो गई इसको जब हम निकाल देंगे तो जो रकम बचेगी वो रकम क्या होगी, कैंटीन के लिए महफूज की गई रकम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कुल रकम कितने बच्चों, 25,40,600। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो कुल अखराजात हुए हैं 25,40,600 में से जो खर्च हो गई है रकम, तो उस रकम को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो कुल कितने रकम खर्च हुई है, 20,80,182। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 20,80,182। अब हम ये जो कुल रकम थी, कुल रकम में से ये जो कुल खर्च हुआ है इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो जो रकम बचेगी वो क्या होगी, कैंटीन के लिए महफूज की गई रकम। ठीक है, तो यहाँ पर हम तफरीक का अमल करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ तफरीक की अलामत। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इकाई के मकाम से तफरीक का अमल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 में से 2 को नहीं निकाला जा सकता तो हम बाएं तरफ का जो हिस्सा है उससे उधार लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी 0 है तो हम फिर और आगे बढ़ेंगे और यहाँ से एक उधार लेंगे। तो 6 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा 5
अब हम यहाँ से जो हमने एक उधार लिया है तो उसको पहले यहाँ पर इस सिफर में मिलाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर भी तफरीक का अमल करना है, इसलिए इस सिफर को भी बड़ा बनाना जरूरी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 10। अब हम ये 10 में से 1 को निकाल कर यहाँ पर इस सिफर में मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 10। अब हम तफरीक का अमल कर सकते हैं। 10 में से 2 को निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 8। और ये 9 में से 8 को निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 1। 5 में से 1 को निकालने पर क्या आएगा? 4। सिफर में से सिफर को तफरीक करने पर क्या बचेगा? सिफर। अब ये 4 में से 8 को तफरीक नहीं किया जा सकता, तो हम यहाँ से उधार लेंगे तो 5 बनेगा 4, और 4 कितने बन जाएंगे? 14। अब ये 14 में से 8 को तफरीक करेंगे तो यहाँ बचेंगे 6। ये 4 में से सिफर को निकालेंगे तो बचेंगे 4। 2 में से 2 को निकालेंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? सिफर। ठीक है, तो इस तरह बच्चों ये जो कुल रकम है, तो इस कुल रकम में से कुल अखराजात को जब तफरीक कर दिया गया तो क्या जवाब आया? 4,60,418, 4,60,418। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि कैंटीन के लिए महफूज की गई रकम कितनी है? 4,60,418। तो इस तरह से अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे कि 4,60,418 रुपए कैंटीन के लिए महफूज रखे गए। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने सवाल नंबर 3 को भी हल कर लिया। अब इस मश्क का एक आखिरी सवाल है, अब हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि क्रिकेट मैच के लिए पहले दिन 13,608 टिकट फरोख्त हुए, दूसरे दिन 8,955 टिकट फरोख्त हुए, और तीसरे दिन भी कुछ टिकट फरोख्त हुए। ठीक है, तो इस तरह से तीनों दिनों में कुल मिलाकर 36,563 टिकट फरोख्त हुए। ठीक है, अब बच्चों हमको यहाँ पर इस सवाल में ये मालूम करना है कि तीसरे दिन कितने टिकट फरोख्त हुए। ठीक है, पहले दिन कितने टिकट फरोख्त हुए ये तो हमको यहाँ दिया गया है, दूसरे दिन कितने टिकट फरोख्त हुए ये भी दिया गया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा कि तीसरे दिन कुछ टिकट फरोख्त हुए। तो कुछ टिकट फरोख्त हुए यानी कितने टिकट फरोख्त हुए हमको ये मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल में जो मालूमात दी गई है उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है कि क्रिकेट मैच के पहले दिन कितने टिकट फरोख्त हुए? पहले दिन टिकट फरोख्त हुए 13,608, और दूसरे दिन कितने टिकट फरोख्त हुए? 8,955। ठीक है, और फिर आगे क्या दिया गया है कि कुल मिलाकर 36,563 टिकट फरोख्त हुए। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो कुल टिकट फरोख्त हुए हैं उनकी तादाद को मैं यहाँ पर थोड़ा अलग से लिख लेता हूँ। 36,563। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, अब हमको ये मालूम करना है कि तीसरे दिन कितने टिकट फरोख्त हुए। ठीक है, देखिए बच्चों कुल मिलाकर कितने टिकट फरोख्त हुए हैं? 3 दिनों में कुल मिलाकर 36,563 टिकट फरोख्त हुए। 36,563 में से पहले दिन 13,608 टिकट फरोख्त हुए, और दूसरे दिन 8,955 टिकट फरोख्त हुए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीसरे दिन कितने टिकट फरोख्त हुए ये मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 3 दिनों के कुल टिकट की फरोख्त है, इसमें से पहले दिन के टिकट को हम निकाल देंगे। इसी तरह से हम कुल टिकटों में से दूसरे दिन के जो टिकट है 8,955 इनको भी निकाल देंगे। तो जब हम दोनों दिनों के टिकट को, ये जो 3 दिनों के टिकट की तादाद है, तो इन 3 दिनों की टिकट की तादाद में से जब हम पहले दिन और दूसरे दिन के टिकट की तादाद को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? तीसरे दिन के टिकट की तादाद हमारे पास बच जाएगी। ठीक है, लेकिन बच्चों इस तरह से कुल टिकट की तादाद में से पहले दिन की टिकट की तादाद को निकालने से और फिर दूसरे दिन की टिकट की तादाद को निकालने से क्या होगा, थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक साथ ये 2 दिनों की टिकट की तादाद को ये कुल टिकट की तादाद में से निकालेंगे। तो इसके लिए हमको पहले क्या करना होगा, इन दोनों आदाद की जमा करना होगी। जब हम इन दोनों आदाद की जमा करेंगे तो हमको 2 दिनों के टिकट की तादाद मालूम हो जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, 2 दिनों के टिकट की तादाद को ये 3 दिनों की टिकट की तादाद में से निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको तीसरे दिन की टिकट की तादाद मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों आदाद की जमा कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों आदाद की जमा करना है। ठीक है, ये 8 और 5 कितने होते हैं बच्चों? 13। 13 के 3 हासिल के तौर पर 1, ये 5 और सिफर 5 और ये एक 6। ठीक है, अब ये 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल के तौर पर 1, ये 8 और 3 11 और 1 12, 12 के 2 हासिल के तौर पर 1, ये 1 और 1 2। ठीक है, तो इस तरह से 2 दिनों की टिकट की तादाद क्या आ गई, 2 दिनों के टिकट की तादाद आ गई
63। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 दिनों की टिकट की तादाद में से ये 2 दिनों की टिकट की तादाद को तफरीक कर देंगे। ठीक है, तो हमको तीसरे दिन की टिकट की जो फरोख्त है वो मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल टिकटों की फरोख्त। कुल टिकटों की फरोख्त कितनी है, 35,563। इसमें से हमको क्या करना है, पहले 2 दिनों में जो टिकट फरोख्त है उनको निकाल देना है। पहले 2 दिनों में कितनी टिकट फरोख्त है, 22,563। ठीक है, अब हम इनकी तफरीक कर लेंगे तो हमको तीसरे दिन के टिकट की तादाद मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इन दोनों आदत की तफरीक करना है। अब ये 3 में से 3 को तफरीक करेंगे तो क्या आएगा, 0। 6 में से 6 को तफरीक करेंगे तो क्या आएगा, 0। 5 में से 5 को तफरीक करेंगे तो क्या बचेगा, 0। 6 में से 2 को तफरीक करने पर क्या आएगा, 4। और 3 में से 2 को तफरीक करने पर क्या बचेगा, 1। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि तीसरे दिन के टिकटों की फरोख्त कितनी है, 14,000 14,000। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर फाइनली ये बोल सकते हैं कि तीसरे दिन 14,000 टिकट फरोख्त हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने मस्ट नंबर 13 के जो सवाल थे उनको डिटेल में समझा है। तो इस तरह से बच्चों हमने मस्ट नंबर 13 के तमाम सवालात को हल कर लिया है। बच्चों मैंने पूरी कोशिश की है कि मस्ट नंबर 13 के सवालात को आपको आसान से आसान तरीके से समझा सकूं। हो सकता है बच्चों आपको ये सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों को भी फायदा हो सके।